वह क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका सामना इतिहास के सबसे खतरनाक लोगों में से एक एडोल्फ हिटलर से भी हुआ था। यह एक साहसी गठबंधन, एक सीक्रेट निगोशिएशन, एक ऐसी बैठक की अनकही कहानी है जिसे दुनिया को चौंका दिया। स्टे ट्यून, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वो भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में आपकी सोच बदल देगा। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी अपने स्पिरिचुअलिटी से उन्हें बहुत प्रभावित किया। उनकी शुरुआती शिक्षा कटक में ही हुआ था। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1920 में वे इसे पास कर दिए और साथ ही 1921 में ICS से रिजाइन दे दिया। उनका जुनून ब्रिटिश शासन के अधीन काम करने के बजाय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना था। इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के अनुयायी बन गए। चित्तरंजन दास आक्रामक राष्ट्रवादी नीतियों में विश्वास करते थे। 1920 के दशक के अंत तक बोस एक प्रमुख नेता बन गए और अखिल भारतीय युवा का अध्यक्ष चुने गए और बाद में कोलकाता के मेयर बने। बोस की राजनीतिक विचारधारा कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी थी, जो महात्मा गांधी के नॉन वायलेशन अप्रोच से क्लैश कर जाती थी। गांधी जहां पैसिव रेजिस्टेंस का समर्थन करते थे, वहीं बोस का मानना था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष अवश्य है। गांधी जी के साथ उनके अनेक मतभेद 1939 में क्लियर हो गए, जब गांधी जी के विरोध के बावजूद फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया। जल्दी बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य सभी कट्टरपंथियों और वामपंथियों समूह को अधिक आक्रामक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, बोस को ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला करने का अवसर दिखाई दिया। 1941 में बोस यूरोप की ओर जाना शुरू कर दिए और पठान का वेश धारण कर अफगानिस्तान और सोवियत संघ से होते हुए नाजी जर्मनी पहुंचे। उस समय जर्मनी और ब्रिटेन से युद्ध चल रहा था। बोस समझ गए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नाजी जर्मनी एक स्वाभाविक सहयोग बनाएगा और नाजियों के लिए भी ब्रिटेन के खिलाफ भारत का सहयोग करना आकर्षक था, क्योंकि इससे जर्मनी के मुख्य दुश्मन ब्रिटेन को अस्थिर किया जा सकता था। जर्मनी में बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार नेटवर्क बनाने का काम किया। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना और इसका इस्तेमाल दुनिया भर के भारतीयों को अपने संदेश भेजने के लिए किया। आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति भारत से जर्मनी जाता है, जो जहाँ भी थे उनके अंदर राष्ट्र हित की भावना जागृत करते हैं, उनके भीतर अपने राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम होगा। मई 1942 को बोस हिटलर से मिलते हैं और उनको उम्मीद था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन मजबूत होगा। उस समय नाजी जर्मनी सोवियत संघ और मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ था। हालांकि हिटलर ने मीटिंग की अनुमति दी थी, परंतु बोस के प्रति उनका स्वागत ठंडा था। हिटलर का मुख्य ध्यान यूरोपियन फ्रंट पे था और उसने भारत की स्वतंत्रता को सेकेंडरी इशू के रूप में देखा। परंतु उसके जो हाई रैंक नेजी ऑफिशियल थे, जैसे कि हेनरिक हिमलर और वहाँ के विदेश मंत्री जोआचिम वान, ये लोग ब्रिटेन को कमजोर करने में इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा बोस को एक पर्सनल चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। हिटलर ने अपनी बुक मीन काम्फ में इंडिया के बारे में अपमानजनक टिप्पणी लिखी थी। उस बुक में हिटलर ने इंडियंस को निम्न नस्ल के रूप में बताया था, जिससे बाद में चिंता और तनाव पैदा हो गया। हालांकि बॉस ने साहसपूर्ण रिक्वेस्ट किया कि इसे हिटलर संशोधित या फिर वापस ले ले। हिटलर ने बॉस के गोल के प्रति कुछ सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन इस बैठक से बॉस को वह सैन्य समर्थन नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हिटलर की रिस्पांस बॉस के प्रति विनम्र थी, लेकिन कोई कमिटल नहीं था और हिटलर की प्राथमिक चिंता सोवियत संघ था, भारत नहीं। हिटलर ने बॉस को जर्मनी में अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी, जैसे कि फ्री इंडिया लीजन का गठन करना और ब्रिटेन विरोधी प्रचार प्रसारित करना। हालांकि बॉस का नाजी जर्मन के साथ सहयोग कंट्रोवर्शियल था, लेकिन यह उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को छुड़ाया और उनसे फ्री इंडिया लीज का गठन किया। नाजी जर्मनियों से सीमित समर्थन से निराश होकर बॉस अपना ध्यान जापान पर केंद्रित कर दिया और जापान भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने में अधिक इंटरेस्टेड था। 1943 में बॉस ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रीय सेना
आईएनए की कमान संभाली, जिसका गठन भारतीय युद्धबंदियों और सिविलियन से किया गया था। सिंगापुर में उन्होंने अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया। आईएनए ने वर्मा अभियान में जापान सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जिससे बॉस ने अपने सैनिकों से ये बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आईएनए का नारा चलो दिल्ली भारत में मार्च करने और ब्रिटेन शासन को उखाड़ फेंक देने के इरादे का प्रतीक था। हालांकि आईएनए को कुछ शुरुआती सफलता मिली, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की अंतिम हार और आईएनए सैनिकों का आत्मसमर्पण ने अभियान समाप्त कर दिया। इस विफलता के बावजूद बॉस के प्रयासों ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद का भावना बढ़ाया। अगस्त 1945 में बॉस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में कथित तौर पर मृत्यु हो गया, परंतु उनकी मौत की घटना आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कई सिद्धांतों का कहना है बॉस उस दुर्घटना में बच गए थे और कई वर्षों तक गुप्त रहे। हालांकि वे भारत की आजादी देखने के लिए जीवित नहीं रहे, वे आज भी हम सारे भारतीयों के दिल में बसे हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि आईएनए और बॉस के क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले को तेज कर दिया। भारतीय होने के कारण हमें उन पर गर्व होना चाहिए, साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उनके संघर्षों और महान कार्य को बताना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।